रहमान रहीम। अमेरिका, इसराइल और ईरान, या इस वक्त इसराइल ईरान तनाज़ा है क्या, हुआ क्या और हो क्या सकता है, ये ज़रा क्विकली कुछ अपनी दानिश में जो हमने समझा और जो कुछ माहिरीन से सवाल जवाब की उसका खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। अभी क्या हुआ है, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर ज़ाहिर है यही है। होता क्या है, होता ये है कि ईरान एक मुल्क है और जिसके बारे में दुनिया के कुछ चौधरियों को, दुनिया के कुछ ममालिक को ये उनका ख्याल है, ये उनकी राय है कि जी ये मुल्क जौहरी तवानाई हासिल करेगा जौहरी हथियार बनाने के लिए। ईरान जो कि जिससे मुताल्लिक़ ये इल्ज़ाम है, वो क्या राय रखता है कि हम जौहरी तवानाई हासिल करना चाहते हैं पीसफुल मकासद के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फला फला पीसफुल मकासद के लिए, ना कि जौहरी हथियार बनाने के लिए। एक पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। ये वाले ममालिक बार बार इस हवाले से अपने खदशात का इजहार करते रहते हैं। ईरान इस मुताल्लिक़ बाकायदा एग्रीमेंट्स करता है। उन एग्रीमेंट्स का हिस्सा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक होते हैं बशमूल अमरीका, जिसमें यानी ज़ाहिर है जब कोई एग्रीमेंट होता है तो दोनों पार्टीज़ किसी ना किसी बात पे एग्री कर रही होती है ना। तो इसका मतलब ईरान का तो ये मौक़िफ़ है ही जो कि मैंने अर्ज़ किया, लेकिन जो बाकी ममालिक है, तगड़े ममालिक जिनमें अमरीका भी शामिल है, वो भी ईरान की पोजीशन से इत्तेफाक करते हैं कि हाँ, ये यूरेनियम की अफजूदगी एक ख़ास सतह से ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि वो जौहरी हथियार बनाने के काम आ जाए, उसमें नहीं जाएगा, प्रेम पुरमन रखेगा, ये होगा वो होगा, ये सारी बात रखता है। उसके बाद अमेरिका जो कि इस मुआहदे का एक सिग्नेटरी होता है, उसी की जब नई गवर्नमेंट आती है, जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं पहले, तो वो कहते हैं कि नहीं ये मुआहदा गलत है और वो उस मुआहदे को ख़त्म कर देते हैं। जब मुआहदा ही ख़त्म कर दिया तो फिर ज़ाहिर है अब कोई भी फरीक उस पर अमल का पाबंद नहीं रहा, बल्कि जिसने ख़त्म किया वो ज़्यादा जिम्मेदार है। जिसके बाद फिर ईरान अपने प्लांट पे अपने हिसाब से काम शुरू करता है, फिर भी पोजीशन यही रखता है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाने जा रहे। बहरहाल ये इसका क्विक सा बैकग्राउंड। अब होता ये है कि इस हवाले से फिर एक मुज़ाकरात की कोशिश होती है, चूँकि अमेरिका में फिर नई हुकूमत आती है। इससे पहले ट्रंप की आई थी, फिर बाइडन थे, अब दोबारा ट्रंप आ गए। तो अब जब हुकूमत आती है तो फिर एक बातचीत के सिलसिला आगे बढ़ता है। उस बातचीत के 5 राउंड हो जाते हैं। तो जाहिर है पहले राउंड के बाद जब दूसरा आया होगा, दूसरे के बाद तीसरा आया होगा, तो बात किसी ना किसी समय कुछ तो बढ़ रही होगी ना, कुछ तो हो रहा होगा ना, तभी पहले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा राउंड। उस बातचीत का छठा राउंड होने जा रहा होता है इतवार को, और ऐसे में अचानक एक साहब आते हैं, नाम उसका बेंजामिन नेतन्याहू। ये वो आदमी है कि जिसके हाथों से गजा के बच्चों के खून से रंगे हुए जिसके हाथ, और ये आके कहता है कि बात ये है कि जी वो मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्क है ईरान, और एटमी हथियार दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार है। दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्क के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार नहीं होने चाहिए, तो मैं इस मुल्क को मारूंगा, और मैंने मारना शुरू कर दिया है, और मैं अगले कई दिनों तक ये काम जारी रखूंगा। ये है इन नटशेल सारी की सारी सूरत हाल। कुछ सवाल, चाहे आपकी कोई भी राय हो, लेकिन एक सवाल, एक दुकान भी चलनी होती है, अगर एक घर चलना होता है 3 लोगों पर मुश्तमिल, तो उसमें भी अगर कोई कवायद, रूल्स, रेगुलेशन, ज़ाब्ता ना हो तो अगर नहीं चल सकता। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना ज़रूरी है। क्या दुनिया इस कानून के तहत चल सकती है कि एक आदमी उठे, कभी दुनिया का एक चौधरी उठे आज से कुछ सालों पहले, और वो कहे यार मुझे लगता है दुनिया के इस इलाके में ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो वो उस मुल्क में डिस्ट्रक्शन कर दे, ऐसी तैसी फेर दे। बाद में कुछ और चौधरी आए और वो कहें कि अरे वो तो गलत था, हमें मिले नहीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये अलग बात है, हमने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन मिले नहीं हमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक, या अभी आज की तारीख में, और ऐसे बहुत सारे और वाक़यात भी। तो एक और आदमी उठकर कहे कि हमें लगता है कि ये मुल्क जो है ना, ये झूठ बोल रहा है और इसके पास तो एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, और ये एटमी हथियार बनाने के करीब है। वो अलग बात है कि वो एटमी हथियार मेरे पास है, मेरे पास तो होने चाहिए। वो अलग बात है कि इस मुल्क के पास भी है, अमेरिका के पास भी, इसके पास भी होने चाहिए, इसके पास नहीं होने चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये बना लेगा, मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है कि ये जो है वो नहीं बनाएगा, इसलिए मैं इसको मारूंगा। दुनिया इस उसूल के तहत चल ही नहीं सकती। अगर दुनिया इस तरह चलनी है तो फिर ये IAEA, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। तो एक तो बहुत ही बड़ा जो इखलाकी सवाल है, बुनियादी सवाल है, वो इस सारे के सारे उसमें ये खड़ा है कि क्या इसका मतलब दुनिया के हर मुल्क को राइट है कि उसको दुनिया के जिस मुल्क से मुताल्लिक जो कुछ राय लगे वो उसमें अमल करके उस पर चढ़ाई शुरू कर दे। दूसरी बात, अब ये अटैक इसराइल ने कर दिया, कब तक जारी रहेगा जाहिर नहीं मालूम। अब चूंकि ये आलमी उमूर होते हैं, मुल्की सियासत में तो फिर आप कुछ ना कुछ तज्जिया बना सकते हैं। इस आलमी उमूर में तो इतने सारे ममालिक, इतनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, इतनी खुफिया बातें शामिल है कि इसमें तो किसी के लिए भी तज्जिया करना तो जाहिर है बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन राय जो अपनी भी और कुछ जो तज्जियाकारों से बात करके, एक ये लगता है कि कोशिश इसराइल की पूरी ये होगी, मुझे ऐसा लगता है कि अब जब इस जंग में कूदा है, और यकीनन अमेरिका की रजामंदी से कूदा है, तो अब इस मामले को वो कोशिश करेगा कि ईरान ने एटमी हवाले से जितनी भी प्रोग्रेस की है उसको रिवर्स कर सके और उसके बाद पीछे हटे। क्या इसराइल के लिए ये काम करना आसान होगा?
बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। क्या इसराइल और क्या ईरान, यानी अब जो मैं आपको कुछ लोगों के नाम आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जिसमें पाकिस्तान में अमेरिका के जो साबिक सफ़ीर हैं वो लोग भी शामिल हैं, बहुत सारे और लोग शामिल हैं, एजाज चौधरी साहब, मलिया लोधी साहब, इन सब लोगों की राय है कि अब से पहले तो ईरान एटमी हथियार बना रहा था या नहीं बना रहा था, ये एक और बहस है। अब ईरान जरूर ये काम करेगा। दे हैव गॉट अ सॉलिड रीजन टू डू दिस, कि भाई एक ऐसा मुल्क है जो रात को अचानक के खड़ा होता है मुज़ाकरात के बीच में और वो कहता है कि जी मैं आपको मारूंगा, तो भाई हमें तो अपने दिफा के लिए काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने पोखरान में धमाके किए, उसके पाकिस्तान ने कहा ना कि भाई हम तो पुरअमन मुल्क है, लेकिन ये सब क्या है भाई। तो एक नुक्ता इसका, और ये बनता है इस सूरत हाल का नुक्ता नंबर 2। तीसरी बात, ईरान ने, अमेरिका यानी इसराइल ने ज़ाहिर नुकसान पहुंचाया ईरान को। उनकी टॉप क़यादत जो है वो अस्करी क़यादत, पासदारान की क़यादत, न्यूक्लियर साइंसदान, ये सब निशाना बने। जिस पर बहरहाल एक राय ये भी है, मुझे एक माहिर ने यह भी कहा कि अजब नहीं कि इस हवाले से ईरान को मुकम्मल धोखे में रखा गया। चूंकि ईरान एक बातचीत के माहौल में था अमेरिका के साथ, तो उनको यकीन दहानी कराई गई कि फिलहाल आप पर ऐसा कोई अटैक नहीं होने जा रहा, चूंकि तो हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे 2-3 दिन बाद फिर मुलाकात होनी है, तो वो इसी यकीन के साथ हो। और इस वजह से, यानी वरना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के तहत इतने हाई प्रोफाइल्स का, इतने जंगज़दा माहौल में एक ही वक्त में सबका इकट्ठा होना एक ज़रा हैरानगी की बात होती है। तो मुमकिन है कि बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। बहरहाल ये मामला हो गया। अब ईरान को इतना जब नुकसान पहुंचाया बजाय इसराइल ने, उसके बाद भी यानी शख्सियात का नुकसान, फिर इसराइल के अपने मुताबिक हमने नतान्स के एटमी रिएक्टर पे भी मारा, यहाँ भी मारा, वहाँ एयर बेसिस में मारा, उस सब के बाद भी ईरान ने यह साबित किया कि ईरान के पास इतनी सलाहियत है कि वो एक कोने से दूसरे कोने, तेहरान से चले तो तिल अबीब में जो है वो मिसाइल, तिल अबीब के आसमान पर मिसाइल नज़र आना शुरू हो जाएं, ज़मीन में लोग बंकर के अंदर जाना शुरू हो जाएं, सायरन बजना शुरू हो जाएं। ये कैपेसिटी है ईरान में, ये ईरान ने बता दिया। और अब ये अगली बात मैं नहीं कह रहा, ये फॉक्स न्यूज़ और वहाँ के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स कह रहे हैं। वहाँ के रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि हम 7-8 साल से इस खत्ते को कवर कर रहे हैं, हमने आज तक ये मंजर नहीं देखा। वहाँ के रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये मंजर गजा में जो सूरत हाल है उससे कतई मुख्तलिफ मंजर है। वहाँ के रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हमने खुद देखा कि किस तरीके से इसराइल के दिफाई निज़ाम को चीरते हुए ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल ज़मीन पर आके गिरे। वहाँ के रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये मेरे अकब में जो बिल्डिंग है ये इसराइल का हेड क्वार्टर है। अब आप अगर इन सारी चीज़ों को एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर हम, तो भाई एक तरफ वो मुल्क है जिसको सालों से 79 में इनकलाब आया, उसके बाद से ऊंच नीच चलती रहती है, जिसको सालों से दुनिया की सुपर पावर्स ने दबाया हुआ है, रगड़ा हुआ है, सैंक्शन लगाई हुई, इनको ये नहीं देना, इनको ये नहीं देना, जिसके साथ कोई भी मुल्क डट के या खुल के खड़ा होने से कतराता है, इसलिए कि साहब बहादुर नाराज़ हो जाते हैं। और वो मुल्क अपने तौर पे सारी चीज़ें कर रहा है, जिसको आप, जिसके जो हिमायती लोग भी थे उनको आपने यहाँ 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 हर जगह से काटा है, मारा है, तना किया है, और आप उस पर चल पड़े। एक तरफ वो मुल्क है, दूसरी तरफ, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन इन अ कॉन्टेक्स्ट ना, दूसरी तरफ वो मुल्क है कि जो दुनिया का चौधरी है, जिसके साथ दुनिया का सुपर पावर है, जिसके साथ दुनिया का हर मुल्क, वो चाहे कि बैठ जाओ तो दुनिया का हर मुल्क लेटने को तैयार है, जिसके पास दुनिया की हर सहूलत और आराइश है। ये इन दो ताकतों का मुकाबला हो रहा है। तो एक तरफ फिर ज़ाहिर एक मुसलमान मुल्क है, और जब मुसलमान इस तरह की किसी मैदान में जाता है तो फिर वो एक अलग माइंड सेट के साथ जाता है। फिर वो ये सोचता है कि या शहादत है या गाजी है, फिर वो जज्बा ईमान के साथ जाता है, फिर वो तैयार होता है कि अब कुछ भी हो सकता है। तो ये यकीनन उन्हीं चीज़ों की वजह से ईरान यहाँ तक पहुँच पाया, और ये इसराइल के लिए किसी हजीमत और किसी भी हैरानगी और शर्मिंदगी से कम नहीं है। रिगार्डलेस कि इस जंग का फाइनल नतीजा क्या निकलता है, वो तो देखना होगा क्या निकलता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना ये हो जाना, ये कोई छोटा काम नहीं है, इसको बहुत ही लोकलाइज सतह पर बहुत ही कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वो गांव का एक चौधरी होता है ना, बदमाश होता है, जो अनटचेबल होता है, तो उसको अगर कोई मोहल्ले का एक लड़का एक चपत भी लगा दे तो उस चपत की तकलीफ वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो एक तासुर उसके बारे में टूटता है कि ये अनटचेबल नहीं रहा है, इसको तो इसने ये कर दिया था, वो उस तासुर की बहुत ज़्यादा अहमियत भी होती है। और एंड इन दिस केस ये सारे का सारा मामला हो गया है। तो अब ये सारी की सारी सूरत हाल है। अचीव क्या करना चाहता है इसराइल इस सबसे? आखिरी बात, मुझे दो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। एक, इसराइल ये चाहता है, और अमेरिका ज़ाहिर चाहता है, कि कुछ भी करके इस सारे के सारे मामले में ईरान की जौहरी हथियारों के हवाले से हम ये यकीन हासिल कर लें कि हमने ईरान को बहुत पीछे धकेल दिया है। क्या ये करना आसान होगा? बहुत आसान नहीं होगा। और दूसरा क्या काम चाहते हैं? वो चाहते हैं कि रजीम चेंज हो ईरान में। वो चाहते हैं कि ईरान में इस वक्त प्रो इनकलाब, जब ईरान में इनकलाब आया था, आयतुल्ला खुमैनी साहब लाए थे, फिर आयतुल्ला खुमैनी साहब के बाद ज़ाहिर आयतुल्ला खामेनी साहब जो है वो बागडोर संभाले हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस वक्त प्रो इनकलाब के बजाय कुछ
एंटी इनकलाब क़यादत आ जाए, या वो चाहते हैं कि इस वक्त एंटी अमेरिका एंटी इसराइल के बजाय प्रो अमेरिका प्रो इसराइल रिजीम आ जाए, जो कि भी एक नुक्ता है कि अगर वो ऐसा करने में कभी कामयाब होते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से कामयाब हो सकेंगे, मुझे बहुत दूर लगता है दिल्ली इस मामले में, लेकिन अगर से कामयाब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वाई इज़ इट अ बैड वाई इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड कि दुनिया का एक मुल्क है जो कि खुलेआम चैलेंज करता है इन ममालिक की मर्जी को, बदमाशी को, बर्बरियत को, और अब उस मुल्क को ये उस मुल्क में अपनी मर्जी का इक़्तिदार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि ईरान इसराइल जंग में अब तक समझ में आती हैं, और अभी ज़ाहिर चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत सारे मामला अभी और होने हैं, और देखते हैं कि मामला कहाँ जाता है। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों की, वो गज़ा के बच्चे हों, वो ईरान के बच्चे हों, वो फ़लस्तीन के बच्चे हों, वो कश्मीर के बच्चे हों, और ज़ाहिर हालिया तनाज़ुर में ख़ास कर चुके हम ईरान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबकी ईरान के लोगों की खैर फरमाए इंशाअल्लाह।